नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी की दरों में जो परिवर्तन होने वाले हैं 1 अप्रैल से, इनके बारे में। 1 अप्रैल से जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव होंगे। क्या बदलाव ये होने वाले हैं, क्या इसमें सरकार के द्वारा कहा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम करने वाले हैं डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जीएसटी न्यू रूल्स 1 अप्रैल से बदल जाएगा जीएसटी का नियम। जानिए आपकी जेब से कितना जो पैसा है वो कटेगा, कितना आपकी जेब पे असर पड़ने वाला है। देखिए, जीएसटी डाटा को चुराना और जीएसटी में फर्जीवाड़ा करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग जो है फर्जीवाड़ा कर लेते थे, पेपर का डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर करके जीएसटी का जो डाटा होता था उसमें चेंजमेंट कर लेते थे, उसको चुरा लेते थे। लेकिन इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि इसमें बदलाव कर दिया है कि अब आपके पास ना एक वेरिफिकेशन नंबर आया करेगा। आपको पहले अपना नंबर वेरीफाइड कराना है, ओटीपी आएगा, देन आप उसको प्रोसेस करा पाओगे। तो देखो, आगामी 1 अप्रैल से जीएसटी में पंजीकृत जितने भी यूजर्स हैं इनके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एमएफए, नियम लागू होने जा रहा है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 1 अप्रैल से, जो आपका लागू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला परिवर्तन आप समझ गए क्या हो रहा है 1 अप्रैल से, कि आप सभी को मिलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, एमएफए के लागू होने से जीएसटी इस्तेमाल करने वाले किसी अन्य यूजर के डेटा को चुराना या फिर जीएसटी में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा करना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते और दूसरे का डेटा भी आप चुरा नहीं सकते। अब कैसे होगा ये, चलो ये भी समझ लेते हैं। देखो, जीएसटी पोर्टल पर आपको सबसे पहले अपना नंबर अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि 1 अप्रैल से जो भी, चाहे आप पुराने यूजर क्यों ना ही हो, आपको अपना नंबर अपडेट करना ही होगा। वहां पर लॉगिन करना होगा, आपको डालना होगा, ओटीपी आएगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। तो एमएफए के तहत 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी के बिना यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है। तो अब आपके पास आने वाला है आपके नंबर पर ओटीपी, उसके बिना आपका लॉगिन नहीं होगा। इसीलिए सभी यूजर को इसी माह में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पोर्टल पर अपने फोन नंबर को अपडेट करना होगा जाकर के। तो दूसरा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी मंथ मार्च ऑफ जो आपका चल रहा है, मार्च मंथ, इसी में आप अपडेशन कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर आपका ये जो पूरा सिस्टम है वो लागू होने वाला है। ठीक है, ताकि ओटीपी प्राप्त करने में आपको फर्दर आगे कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर 1 अप्रैल से सभी यूजर्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा आपका ये। तो आप देखो कि इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने पहले से कुछ महीनों के लिए चलाया था। जैसे कि शुरुआत में उन्होंने जनवरी में इसे प्रयोगात्मक तौर पर शुरू किया था, और इसके तहत उन्होंने 20 करोड़ इसके जो यूजर्स थे जिनका अधिक टर्नओवर था 20 करोड़ से ज्यादा, उन वाले लोगों के लिए ये आपका एमएफए सिस्टम लागू किया था। यानी कि जो 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, सालाना टर्नओवर है, तो वो अपनी जीएसटी में आपका एमएफए सिस्टम लागू करेंगे। फिर गत 1 फरवरी से ये 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है उनके लिए लागू हो गया। अब 1 अप्रैल से ये जितने भी यूजर्स हैं जीएसटी के, अब यहाँ पर टर्नओवर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जनवरी में जब आया था तब सिर्फ था 20 करोड़ जिनका टर्नओवर उनके लिए। फिर उसके बाद आपका आता है 5 करोड़। और अब ये चाहे कितना भी टर्नओवर हो, लाख में हो, अगर आपने ले रखा है, तो भी आपको यहाँ पर अपना 1 टाइम जो ऑथेंटिकेशन है वो करवाना ही पड़ेगा। और ये 1 अप्रैल से सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं है, इट्स गवर्नमेंट चॉइस, ये अनिवार्य है, आपको करना ही है। ये कारोबारियों के लिए नया अपडेट है। तो 1 अप्रैल से ई वे बिल के नियम भी बदल दिए जाएंगे। 1 अप्रैल से 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर अपने ई इनवॉइस की जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना पड़ेगा। 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं देने पर आपका जो इनवॉइस होगा, जो आपने जनरेट किया होगा, वो खारिज हो जाएगा। अभी ये नियम 100 करोड़ और उससे अधिक टर्नओवर वालों के लिए लागू था, लेकिन अब ये नियम 10 करोड़ वालों पर भी लागू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट देखा कि यहाँ पर ज्यादा धांधली हो रही है, यहाँ पर जीएसटी जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा क्रिएट हो रही हैं छोटे स्तर पर। इसलिए उन्होंने बोला कि बड़े स्तर पर तो है ही, इसे छोटे स्तर पर भी हम चालू कर देते हैं। तो अब 10 करोड़ जो जिनका टर्नओवर है उनके लिए भी ये चीजें आपकी लागू हो गई हैं। होटल के रेस्टोरेंट में खाना आपका थोड़ा सा महंगा हो जाएगा 1 अप्रैल से, अगर मैं बात करूं तो, बिकॉज ऑफ आपकी जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारी चीज लगाई जाती है, उनके बारे में, और कितने टाइप की जीएसटी होती है उनके बारे में बात करेंगे। इवन जीएसटी क्या होता है वो भी फर्दर हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पता होगा जीएसटी पहले से, जो नए बच्चे देख रहे होंगे उन्हें शायद नहीं पता हो जीएसटी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, तो वो सारी चीजें हम इसमें समझ लेंगे। ठीक है, सो आगामी 1 अप्रैल से होटल के रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा सा महंगा हो सकता है,
क्योंकि 1 अप्रैल से 7,500 रुपए से कम रूम किराए वाले होटल के लिए 18% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। अभी जिन होटलों में कमरे का किराया 7,500 रुपए से कम है, वहां रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5% आपकी जीएसटी लगती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर ये होटल वाले 18% जीएसटी के साथ आईटीसी की सुविधा को अपनाते हैं तो ये रेस्टोरेंट में खाना आपका महंगा हो जाएगा। आगामी 1 अप्रैल से पुरानी सामान एवं इलेक्ट्रिकल कार की बिक्री पर 12% की जगह 18% आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप रीसेल कर रहे हो, नई कार नहीं है। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है कि पुरानी सामान एवं इलेक्ट्रॉनिक कार अगर आप बेच रहे हो तो पहले आपका लगता था 12%, अब देना पड़ेगा उसी पैसे पर, जितना आपका पैसा होगा 18% जीएसटी। ठीक है, सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाले एजेंसियों के लिए ये नियम आपका लागू कर दिया गया है, यानी कि सेकेंड हैंड पे भी जब आपने खरीदी थी एट दैट पॉइंट तब भी आपने जीएसटी पे करी, अब जब इसे बेचोगे तब भी आप जीएसटी पे करोगे गवर्नमेंट को। ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो आप सभी का क्या कहना है इस पॉइंट पर जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय हो जाती है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिस्कस जरूर करिएगा। आगे आते हैं, जीएसटी है क्या। जीएसटी एक सेवा कर है, एक राष्ट्रव्यापी अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत बाजार बनाने के लक्ष्य के साथ व्यवसायों पर लगाया जाता है। पूरे भारत में एक, अलग अलग ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जीवन चक्र पर लागू होने वाला एकल कर हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक केंद्रीय जीएसटी जिसको हम सीजीएसटी शॉर्ट में कहते हैं, सेंट्रल जीएसटी भी आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो। फिर होता है आपका राज्य जीएसटी या फिर एसजीएसटी, स्टेट हो गया आपका एसजीएसटी। ठीक है, और एकीकृत जीएसटी या फिर आईजीएसटी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, आगे आते हैं। केंद्र सरकार राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए क्या लगाएगी, जो राज्य के भीतर ही लेन देन चल रहा है हमारा, वो आपका क्या लग जाएगा, सीजीएसटी लगेगा वहां पर। ठीक है, राज्य सरकारें एसजीएसटी आपकी लगाती हैं जिसे अंतरराज्यीय आपूर्ति के रूप में जाना जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई सामान वगैरह जा रहा है देन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई आपूर्ति के लिए, जिसे अंतरराज्यीय आपूर्ति के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार आईजीएसटी लगाती है। इसमें आईजीएसटी आपूर्ति से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक अनुपात पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि कितना कितना बटेगा, तो उस अकॉर्डिंग जो पैसा होता है दोनों के बीच में विभाजित हो जाता है वस्तुओं की खपत के आधार पर कि कितना वस्तुओं का खपत हुआ है, एंड दोनों ही स्टेट आपस में उसको बांट लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी चीजें होती हैं। 1 अप्रैल से ये चेंज होने वाले हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी ही अपना वेरिफिकेशन कराना कंपलसरी हो गया है, वरना 1 अप्रैल के बाद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो जो टॉपिक था आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।